हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 NCERT। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 2 3 देखा था। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड में हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखा, और थर्ड चैप्टर में हमने बात करी थी प्रोडक्शन एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 है आपका द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी एक परफेक्ट कंपटीशन क्या, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कंपटीशन। तो एक परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म कैसे काम करती है, उसकी क्या थ्योरी होती है, क्या एक प्रोसीजर होता है जिसको लेके वो काम करती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम उससे रिलेटेड चीज़ें ही डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, इस चैप्टर का फोकस रहेगा हाउ डज ए फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये हमें देखना पड़ेगा कि एक फर्म कैसे डिसाइड करे कि उसे प्रोड्यूस कितना करना है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी फर्म होगी तो उसका मेन अप्रोच क्या होगा, मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को हम कमा सकें। अब लेकिन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो हर कंपनी जाएगी, चाहेगी कि जो उसका प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी जितना रेवेन्यू जनरेट हो माइनस टोटल कॉस्ट, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, यानी टोटल कॉस्ट कम आए और रेवेन्यू ज़्यादा आए। ठीक है, इससे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कमाना है तो हमें जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं यानी आउटपुट है उसको बढ़ाना होगा और उसको मैक्स टू मैक्स सेल करना होगा। तो ये हमारी अप्रोच रहती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं सप्लाई कर्व क्या होता है। तो सप्लाई कर्व होता है कि जब कोई भी कंपनी अपनी क्या कहते हैं, जितने भी आउटपुट्स हों, अलग अलग आउटपुट्स और उनके अलग अलग प्राइसेस, तो उसको जो शो करने की जो टेबल होती है उसको तो सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। और उसी से रिलेटेड जो कर्व होता है वो आपका बन जाता है सप्लाई कर्व, यानी द सप्लाई कर्व shows the levels of output that a firm chooses to produce at different market prices। ठीक है, अलग अलग मार्केट प्राइसेस पर अलग अलग जो आउटपुट बनाते हैं कंपनी, उसका एक जो कर्व होता है, यानी मान लीजिए एक आइटम ए है, आइटम बी है, आइटम सी है, आइटम डी। आइटम ए का प्राइस है 10 रुपये, बी का प्राइस है 20 रुपये, सी का प्राइस है 30 रुपये, डी का प्राइस है 40 रुपये। तो ये तो एक बन गई टेबल। तो ये तो कहेंगे इसका सप्लाई शेड्यूल। और इसी को रिलेटेड अगर हम एक कर्व बना दें कि मान लीजिए आइटम ए 10 पे आ जाएगा, बी आ जाएगा इतने पे, ठीक है, इस तरह से कर्व टाइप का बना देंगे तो वो बन जाएगा सप्लाई कर्व। और अलग अलग फॉर्म को अगर हम जोड़ लें कि या मान लीजिए फॉर्म 1 का हो गया, इसी तरह से फॉर्म 2 का कुछ कर्व होगा, तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स है उन सब का अगर सप्लाई कर्व हम जोड़ दें तो वो बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। यानी कि we study how to aggregate the supply curves of individual firms and obtain the market supply curve। अब बात आती है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो आप याद रखेंगे। पहली बात कि मार्केट जो हो आपका, उसमें बायर्स और सेलर्स ज़्यादा हों। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब बायर्स और सेलर्स ज़्यादा होंगे तो एक तरीके का कंपटीशन रहेगा, यानी किसी तरह की मोनोपोली नहीं होगी। मोनोपोली मतलब मार्केट में आपका जो एक ही सेलर हो तो वो जैसे चाहेगा वैसे प्राइस को बढ़ाएगा घटाएगा। मान लीजिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टीवी बनाने की कंपनी हो और एक ही कंपनी वो टेलीविज़न बनाए, तो आपको ख़रीदना तो उससे ही है और उन्हें भी मालूम है कि आप और कहीं से ख़रीद नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर एक्चुअल कॉस्ट उन्हें रखनी चाहिए थी 10,000 तो वो 20,000 भी रख देंगे, और आपको उस आइटम की ज़रूरत है तो भी आप उसे ख़रीदेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि ज़्यादा बड़ा मार्केट हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हों। अब बायर्स का ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि 10 कंपनीज़ हैं टीवी बनाने के लिए, लेकिन बायर्स सिर्फ 2 हैं, 2 बायर्स हैं। अब वो टीवी बार बार तो ख़रीदेंगे नहीं, एक बार ख़रीद लिया काम ख़त्म। तो एक जो इंसेंटिव होगा, एक जो मोटिवेशन होगा कि आगे हम अपने बिज़नेस को प्रोपेगेट करें, आगे जो अपने अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बायर्स एंड सेलर्स ये दोनों का ज़्यादा नंबर में होना ज़रूरी है।
सेकंड इज ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेम बना रहे हो। मान लीजिए अगर टीवी की बात करें तो एक कंपनी एलसीडी स्क्रीन की बनाती है, एक सीआरटी स्क्रीन जो पहले बनती थी फॉर एग्जांपल। अब एलसीडी वाली कंपनी तो एक है, टीवी की कंपनी बहुत सारी हैं, लेकिन एलसीडी के लिए एक है। और लोग किसको आजकल प्रेफर करते हैं, एलसीडी स्क्रीन को या एलईडीज को। तो एलईडीज बनाने की लेकिन एक ही कंपनी है, तो ये अपनी एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, क्योंकि इसे मालूम है कि लोग एलईडीज खरीद रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसी हम बनाएंगे सस्ती, लेकिन उसको जो बेचेंगे महंगी बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली क्रिएट होगी मार्केट में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक जो प्रोड्यूस हो वो होमोजीनियस हो। अगर ये भी एलईडी बनाए तो ये भी सीआरटी नहीं, ये भी एलईडी बनाए, तभी तो एक कंपटीशन डेवलप होगा। और ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं। तीसरा, एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिस्ट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म, यानी कि मार्केट में आना, मार्केट में जाना, इसके लिए कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। ना ही मार्केट में आने के लिए बहुत ज़्यादा कोई पेपर वर्क करे या बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह लेना पड़े। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसे डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए। और मार्केट को एग्जिट करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई कर्जे में जा रहा है, उसका बिजनेस फेल हो रहा है, तो उसको ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती उसको मार्केट में रहने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। उसको हमें फ्री कर देना चाहिए कि वो जब चाहे मार्केट में एंट्री ले सकता है और जब चाहे एग्जिट। ठीक है। लास्ट इज इंफॉर्मेशन इज़ परफेक्ट, यानी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि कितना टैक्स लग रहा है और क्या क्या ऐसे मॉड्यूल्स हैं, या फिर मान लीजिए क्या क्या गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनके कॉम्प्लाइंस में हमें काम करना है। तो एक पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप अगर ये नीचे पैरा पढ़ेंगे तो ये पूरा पैरा इन्हीं को समझाते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट इज प्राइस टेकिंग बिहेवियर। अब प्राइस टेकिंग होता क्या है? अब जो प्राइस टेकिंग है दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक समझाया जा सकता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक समझाया जा सकता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि मान लीजिए कोई आइटम है, उसका एक मार्केट प्राइस है। अगर मैं उस आइटम को मार्केट प्राइस से ज़्यादा खरीदूंगा, ये बात हो रही है जहाँ पर एक फेयर कंपटीशन हो, बड़ा मार्केट हो, तो अगर मैं किसी भी आइटम को मार्केट प्राइस से ऊपर खरीदूंगा तो क्या बायर मेरे पास आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस से ऊपर बेच रहे हो तो अगली दुकान वाला तो मार्केट प्राइस पे बेचेगा। तो जो बायर है वो किसके पास जाएगा? जो मार्केट प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि बायर तो चाहेगा सस्ते से सस्ता, ना कि महंगे से महंगा। तो अगर आप मार्केट प्राइस से ऊपर का कोई आइटम बेचेंगे तो बायर आपका आइटम नहीं खरीदेगा। सेम इज़ द केस हियर। अब बायर क्या चाहता है? A buyer should obviously likely to buy the good at the lowest possible price. However, the price यानी बायर कह रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस, बायर अगर सेलर से चाहे कि वो मार्केट प्राइस से कम में बेचे, तो क्या सेलर बेचेगा? उसे नहीं बेचेगा, क्योंकि उसे भी मालूम है कि आप एक अकेले बायर तो हो नहीं, आप नहीं खरीदोगे तो 10 बायर और हैं जो मुझसे खरीदेंगे, और कोई मार्केट में मार्केट प्राइस से कम तो दे नहीं रहा है। तो आप या तो मुझसे खरीदोगे मार्केट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदोगे तो आप कहीं भी नहीं खरीदोगे। ठीक है। तो कुल मिला के इसमें समझना सिर्फ इतना ही है कि प्राइस टेकिंग फर्म जो होती है वो बिलीव करती है कि अगर वो प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस सेट करते हैं तो वो कुछ बेच नहीं पाएंगे, और बायर भी वही गुड चाहता है जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पर हो। हालांकि जो प्राइस टेकिंग बायर है वो ये बिलीव करता है कि अगर वो मार्केट प्राइस से कम का प्राइस मांगेगा तो कोई भी फर्म उसको गुड्स को सेल नहीं करेगी। इसके बाद आती है रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू वही सीधी सी डेफिनेशन है, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, कोई भी मार्केट प्राइस हो किसी भी गुड का मल्टीप्लाइड बाय द उसका आउटपुट कितना है। अच्छा, इस चैप्टर में एक आप अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो भी हमारा आउटपुट हो रहा है वो बिक रहा है। ठीक है ना,
यानी जितना सेलिंग हो रही है वो आउटपुट के बराबर की हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रोडक्ट बच रहा है। तो एक तरीके के अजम्पशंस है। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, एक गुड का मार्केट प्राइस और टोटल नंबर ऑफ गुड्स जो आपने प्रोड्यूस करे या फिर बेचे। तो ये आपको क्या दे देंगे, टोटल रेवेन्यू। और इसी से जो कर्व बनेगा वो बन जाएगा टोटल रेवेन्यू कर्व। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टोटल रेवेन्यू कर्व। अब इसके बाद एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू हो गया आपका टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट जो भी आपने प्रोड्यूस करा। एवरेज है तो डिवीजन तो हो गई, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट। अब टोटल रेवेन्यू कितना था, पी इंटू क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल इज इक्वल टू पी। यानी कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ रहा है, इक्वल्स द मार्केट प्राइस। पी क्या है, मार्केट प्राइस है ना, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है हमें बस। अब इसके भी ग्राफ वगैरह हैं। और मार्जिनल में तो हमें पता ही है, मार्जिनल रेवेन्यू की एक चेंज की बात होती है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया आपका, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं बताने के लिए। अब प्रॉफिट कितना होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो तीन कंडीशंस बताई गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, प्योर मैथ्स है और एज सच कोई बहुत कंसेप्चुअल नहीं है जो जिसको ये समझाया जाए। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इन केस आपको अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई मैथमेटिकल पार्ट में प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर हम उसके लिए भी एक अलग से क्लास रख सकते हैं। तो ये कंडीशन 1 2 3 ये सब इसी के बारे में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात की गई है। ये सारा आपका मैथमेटिकल पार्ट है और यही ऐसा पार्ट है जो कंफ्यूज करता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक ट्रक्स को पकड़ना है इस चैप्टर के लिए और अपने कंपटीशन को क्लियर करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। तो सप्लाई कर्व में हम लोगों ने सप्लाई शेड्यूल देख लिया था, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अलग अलग प्राइसेस हैं। तो उस कर्व, उस टेबल को क्या कहेंगे हम, सप्लाई शेड्यूल, और उसी का जो कर्व बनेगा वो बन जाएगा सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म shows the levels of output plotted on x-axis that the firm chooses to produce corresponding to different values of the market price। वो बन जाएगा सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व में भी दो बातें आती हैं, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम लोगों ने कल बात करी थी कि वन आइटम इज फिक्स अदर आर वेरिएबल, ठीक है, एक फिक्स बाकी वेरिएबल, ये होता है शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में एक अलग अलग कॉस्ट हमने निकाली थी, फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट निकाली थी, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट निकाली थी, वो हमने देखा था इन दोनों का सम आ रही थी। तो ये सब चीज़ें थी, ये एक बार आप पिछले चैप्टर से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो शॉर्ट रन में भी आपको क्या देखना है, ग्राफ्स ही देखना है कि शॉर्ट रन में अगर जो आपका प्राइस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके बराबर है या ज़्यादा है, ये अलग अलग केस बनेंगे। तो केस 1 केस 2 इससे डील करते हैं और उससे रिलेटेड कर्व। तो शॉर्ट रन का जो आपका सप्लाई कर्व आएगा ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। तो इसको, ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको आप खुद से देखिएगा। इसके बाद आता है लॉन्ग रन सप्लाई कर। तो लॉन्ग रन में तो हमने बात करी थी कि सारी कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का तो कंसेप्ट आएगा ही नहीं, तो जितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो टोटल कॉस्ट के ही बराबर होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा और आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है, ये आपका, और ये मार्जिनल। मार्जिनल तो हमें पता है ये चेंज की बात हो रही होगी, ठीक है। इसमें भी दो केस हैं, बिल्कुल जैसे शॉर्ट रन का था उसी तरह से ये काम करेगा। इसका एक बार ग्राफ देख लीजिएगा कि ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। इसके बाद आता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कुछ नहीं होता है,
ऐसा पॉइंट लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन एट विच द फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट, यानी मिनिमम ऐसा पॉइंट होता है जिसके नीचे फिर आपकी सप्लाई रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका क्या है, सप्लाई कर्व, ठीक है। इस सप्लाई कर्व की ये जो मिनिमम वैल्यू होती है जिसके नीचे फिर आपकी ये सप्लाई होगी नहीं, लास्ट पॉइंट है ना, ये आउटपुट और प्राइस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लास्ट पॉइंट बनेगा। ये इससे नीचे तो कोई पॉइंट होगा नहीं, सारे पॉइंट इससे ऊपर होंगे, तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसी को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। लॉन्ग रन में क्या होता है, शट डाउन पॉइंट इज द मिनिमम ऑफ LRAC कर्व। एक मिनट, LRAC कर्व का मिनिमम होता है। अच्छा, और ABC में क्या होता है, मिनिमम ऑफ ABC एंड मिनिमम ऑफ LRAC। ये थोड़ा करेक्ट कर लिएगा कि आपके जो LRAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इसका जो मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या है कि इससे नीचे अगर आप काम करेंगे तो आपको जितना आउटपुट है उस हिसाब से प्राइस नहीं मिल पाएगा और आपका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो LRAC का मिनिमम होगा लॉन्ग रन में, और आपका जो शॉर्ट रन था उसमें ये ABC का मिनिमम, ठीक है। ये ABC का मिनिमम हो जाएगा आपका शॉर्ट रन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये होंगे क्यों ऐसा, क्योंकि आपको ये जो सप्लाई कर्व है और LRAC है ये इसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ भी नोटिस करिएगा, ये सप्लाई कर्व और ABC ये इसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फर्म सप्लाई कर्व, तो पहले प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट अ फर्म सप्लाई कर्व इज अ पार्ट ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो कॉस्ट के अलावा एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को और क्या क्या इफेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और इनपुट प्रोसेस। यानी अभी तक जो हमने कर्व देखे सप्लाई कर्व, इसको चेंज अगर कर सकते हैं, आउटपुट वगैरह में चेंज कर सकते हैं, तो सप्लाई कर्व चेंज होगा तो आउटपुट वगैरह अगर बदलेगा तो ही तो चेंज होगा। और उसको बदलने के लिए दो चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनपुट प्रोसेस। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, मान लीजिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी ले आए, तो आपका विद इन अ गिवन इनपुट आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट बदलेगा तो सप्लाई कर्व भी बदलेगा। अब आप ये देख लीजिएगा कि लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड, सप्लाई ऑफ द फर्म टू द राइट। क्यों, क्योंकि अब आपका आउटपुट बढ़ गया है। और दूसरा है इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस में क्या हो रहा है, आपका इनपुट प्राइसेस में आपके मान लीजिए अ चेंज इन इनपुट प्राइसेस ऑल्सो अफेक्ट्स द फर्म सप्लाई कर्व। मान लीजिए इनपुट आपका बढ़ गया, इनपुट अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं, तो 100 रुपीज़ में पहले जितना इनपुट आ रहा था, इनपुट प्राइस बढ़ गया तो पहले जितना इनपुट आ रहा था, तो अब जो इनपुट आएगा वो कम हो जाएगा। तो इनपुट कम होने की वजह से आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो पहले जो सप्लाई कर्व आपका राइट शिफ्ट हो रहा था बढ़ने से, अब वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये सप्लाई कर्व पहले आपका राइट वर्ड जा रहा था, अब सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इनपुट कर्व, इनपुट प्राइसेस और टेक्नोलॉजिकली चेंजेस जो हैं ये आपके सप्लाई कर्व को इम्पैक्ट करते हैं। एक बात, एक इसमें छोटा सा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ ए यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई। इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है कि मान लीजिए जो पर प्रोडक्ट, यूनिट टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स ऑन पर प्रोडक्ट। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कितना टैक्स पड़ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट टैक्स। इसके बाद है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अलग अलग फर्म्स का अगर सप्लाई कर्व एग्रीगेट जोड़ दें, मिलके बात करें तो वो बन जाता है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व शोज द आउटपुट लेवल्स दैट द
फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूस इन एग्रीगेट करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो ये तो लास्ट टॉपिक है इसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी में कुछ भी नया नहीं है, बस घूम फिर के वही सब बातें हैं कि जो पहले हम लोगों ने देखा था कि रेस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। तो वही फॉर्मूला बैठेगा, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। तो लास्ट चैप्टर में जो हम लोगों ने इलास्टिसिटी पे बात करी थी, सेम इज द थिंग हियर। तो कुछ नया नहीं है जो अगर हम इसमें पढ़ें। ठीक है, सो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर इसमें आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।